बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 6 विज्ञान के इकाई 3 का अभ्यास प्रश्न करवाने जा रहा हूं। और इकाई 3 का नाम क्या है बच्चों? पदार्थों का पृथक्करण। तो ये पूरा आपको इकाई में करवा चुका हूं। आज अभ्यास कराने का दिन है, मैं आपको अभ्यास करवाता हूं। जैसा कि बच्चों आपकी बुक में दिया गया है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं? जो खाने में शुद्ध होते हैं, जिन्हें छानकर और बाष्पित कर पृथक किया जा सकता है, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के होते हैं, या जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण होते हैं। बच्चों बताइए इनमें से कौन सा बच्चों ठीक है? बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने बताया, जिनके सभी अणु समान प्रकृति के होते हैं, यानी जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। वायु क्या है बच्चों? वायु शुद्ध पदार्थ है कि समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है? बताइए बच्चों क्या होगा? वायु जो है बच्चों, ये एक मिश्रण है, ये तो पक्का है पता हमें, लेकिन ये समांगी मिश्रण है। देखिए, शुद्ध वायु जो होती है वो समांगी मिश्रण होती है, गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी तमाम बहुत सारी गैसें होती है। लेकिन जो अशुद्ध वायु होती है बच्चों, वो विषमांगी मिश्रण में परिवर्तित हो जाती है। जब वायु के अंदर बहुत तरह की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, वो वायु जो है विषमांगी मिश्रण में तब्दील हो जाता है। कैसे? जैसे कि वायु के अंदर वाष्प की उपस्थिति घटती बढ़ती रहती है। इसके अलावा वायु में कणों की उपस्थिति जो कि घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो शुद्ध वायु होती है बच्चों, वो समांगी मिश्रण होता है। तो ये क्वेश्चन जो है, वायु है क्या? समांगी मिश्रण है, समांगी भी है, समांगी है, लेकिन ये विषमांगी भी हो जाती है यदि अशुद्ध वायु हो जाती है तो। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है बच्चों। देखिए, बालू और लोहा जो होता है वो चुंबक में चिपक जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा और बालू बच जाएगा। तो बहुत आसानी से हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, यानी चुंबक का प्रयोग करके हम बालू और लोहे की छीलन को पृथक कर सकते हैं। तो जब लोहे की छीलन को अलग कर देंगे चुंबक की सहायता से, तो बालू अपने आप जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है दूसरा सही है। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बताइए कौन सी विधि है जिससे दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोगी है? मतलब जो हम क्या करते हैं, दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है, वो कौन सी विधि है बच्चों? अपकेंद्रण विधि के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, अपकेंद्रण विधि के द्वारा हम दूध से क्रीम को पृथक करते हैं, दूध से क्रीम को निकाल लेते हैं। देखिए और प्रश्न भी हैं यहाँ पर। कपूर और साधारण नमक का मिश्रण जो बच्चों है, उसको किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? यानी कपूर और साधारण नमक को हम किस विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वपातन व विधि, यानी कि सब्लिमेशन जो विधि है उसके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कपूर है वो बच्चों उड़ जाता है। जो कपूर किसमें? गैसीय अवस्था में, जबकि वो द्रव्य अवस्था में नहीं आता, यानी गैसीय अवस्था में बदल जाने के कारण वो कपूर को फिर हम क्या करते हैं, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस विधि के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा? सब्लिमेशन विधि, यानी कि जिसको हम ऊर्ध्वपातन विधि भी कहते हैं। गाँव में क्या आएगा? डैश के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। यानी किसकी छीलन को हम चुंबक के द्वारा पृथक करते हैं? लोहे की छीलन को करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लोहा होगा। नमक और पानी के मिश्रण से नमक डैश विधि द्वारा पृथक किया था। देखिए, नमक को हमने पानी में घोल दिया और उसके बाद हमें उसे पृथक करना है, तो किस विधि के द्वारा किया जाएगा? इसमें देखिए बाष्पन विधि का उपयोग करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि पानी को हम बाष्प बना के उड़ा देंगे और जो बर्तन में बचेगा वो नमक बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बाष्पन विधि का प्रयोग करके हम नमक और पानी को अलग कर सकते हैं। आसवन विधि द्वारा डैश से शुद्ध डैश प्राप्त किया जाता है। देखिए, आसवन विधि का प्रयोग जो है हम शुद्ध जल को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, आसवन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? शुद्ध जल को प्राप्त करते हैं। किससे? भाप से। यानी भाप से शुद्ध जल को प्राप्त करने की क्रिया को हम कहते हैं आसवन की विधि। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना क्या है? आसवन विधि द्वारा भाप से
शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ कुछ प्रश्न, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिनमें से कुछ वाक्य गलत, कुछ वाक्य गलत हैं, कुछ सही हैं। तो यानी सत्य और असत्य आपने छांटना है। नदियों के जल के तल छटीकरण और छानने के बाद पीने के का पानी प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चों, नदियों का जल क्या होता है, नदियाँ अपने साथ बहुत सारे अवसाद बहा कर लाती हैं और वो उनके कहाँ पे बैठ जाते हैं, उनकी जो है एकदम उसमें बैठ जाते हैं जाके एकदम नीचे बॉटम में। और वो बैठने के बाद क्या होता है, उसको हम पानी को छान लेते हैं और उसके बाद पीने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। चावल के कण, लेकिन क्योंकि नदियों का पानी बहुत प्रदूषित होता है, इसलिए डायरेक्ट उसको छान कर भी पीना सही नहीं है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार जो है हम इसको सत्य कहेंगे। चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से छानकर पृथक किया। भाई चावल के कण क्या महीन छेद वाली चलनी से छनेंगे? चावल के कण तो मोटी जो छलनी होगी उससे छनेंगे, लेकिन जब मोटी छलनी से छानोगे तो उसके साथ तो सारा का सारा जो अशुद्धियाँ होंगी वो भी चली जाएंगी। तो ये असत्य है बच्चों। चावल के जो कण होते हैं वो महीन छेद वाली चलनी से छानकर पृथक नहीं किए जा सकते। समुद्र जल को बाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। समुद्र जल को क्या किया जाता है? समुद्र जल को हम बड़े बड़े गड्ढों में भर देते हैं, उसके बाद उसमें से सारा का सारा जो पानी होता है वो क्या होता है, जल, वो बाष्पन की क्रिया के द्वारा उड़ जाता है और जो बचता है वो नमक बचता है। शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ हैं जिसमें केवल एक प्रकार के अणु होते हैं। बिल्कुल सही बात है। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें एक प्रकार के अणु होते हैं और ये समांगी पदार्थ भी होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है बच्चों। चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। देखिए विषमांगी मिश्रण कैसे हो सकता है चीनी का शरबत? ये असत्य है, क्योंकि चीनी का शरबत तो समांगी मिश्रण होता है जिसमें समान रूप से चीनी और जल आपस में घुल मिल जाते हैं पूरी तरीके से, जो कि नज़र नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए ये समांगी मिश्रण होता है, ना कि विषमांगी। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। देखिए क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, रंगों को हम, एक रंग जो होता है वो कई रंगों से मिलकर बनता है, तो वो कई रंगों को पहचानने की जो विधि है वो होती है क्रोमेटोग्राफी। यानी क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा हम कि एक रंग में कितने रंग हैं उसको जानने का प्रयोग करते हैं इस विधि का। तो इसलिए ये भी बिल्कुल सही है, विभेदीकरण करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा। देखिए इसमें ये कह रहा है कि यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये दे रखे हैं कि अवयव दे रखे हैं, यदि उनमें से ये अवयव ये गुण प्रदर्शित करते हैं तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे उन अवयव को दूर करने के लिए, उनको पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए। दूसरे अवयवों से भारी हो, जैसे मान लीजिए एक अवयव जो है उनमें जो और अवयव हैं वो हल्के हैं और जो दूसरे अवयवों से भारी, मतलब भारी अवयव हैं और अवयव क्या हैं, वो हल्के हैं, तो हम इसमें कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें फटकने का उपयोग करती हैं हमारी माताएं बहनें, जो आपने देखा हो सूप का इस्तेमाल करके। जैसे कि मान लीजिए कोई गेहूं साफ़ करना है या दाल साफ़ करनी है तो उसको क्या करती हैं, सूप की सहायता से उसको फटकती हैं। फटकने से क्या होता है, जो भारी तत्व होते हैं, जो भारी कण होते हैं हमारे, जो भारी क्या उसमें जो चावल है या दाल है जो भारी है या गेहूं है वो तो वहीं रह जाता है, लेकिन हल्के वाले दूर उड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फटकने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओसाना का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा हो खेतों के अंदर, खलिहानों के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं वो क्या करते हैं, ओसाना विधि का इस्तेमाल करते हैं ना। वो जो गेहूं को, जब गेहूं को जो है बहुत ऊपर से ज़मीन पर जब क्या किया जाता है, जब डाला जाता है तो हवा की सहायता से, वायु की सहायता से जो हल्के कण होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं और गेहूं जो होता है वो वहीं गिरता है जहाँ पर कि किसान खड़ा होता है, वहीं पे गिर जाता है। तो इस प्रकार से ओसाना विधि का भी इस्तेमाल किया जाता है भारी अवयवों को दूर करने के लिए हल्के अवयवों से। अब देखिए दूसरे अवयवों से बड़ा हो, देखिए बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, इसमें क्या करेंगे, छोटा बड़ा विधि जो होगी उसमें बीन कर भी कर सकते हैं, है ना, या चालना विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए अवयव बड़ा है बहुत और एक छोटा है, तो दूसरे अवयवों से बड़ा है तो हम इसको बीन कर भी करते हैं, दिख जाएगा तो बीन लेंगे। और चालना विधि यानी कि चालने का इस्तेमाल करके चालना लगा के उससे छान देंगे। दूसरे अवयवों से आकृति रंग में भिन्न है। देखिए आकृति रंग में भिन्न, दाल में क्या होता है, दाल के अंदर आकृति और रंग में भिन्न भिन्न प्रकार के कंकड़ मिला दिए जाते हैं, तो उनको हम बीन कर अलग कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है।
एक पानी में घुलनशील है, दूसरा अघुलनशील है। देखिए पानी में घुलनशील मान लीजिए चीनी है और अघुलनशील है क्या, चाय पत्ती। दोनों मिला दिए पानी में, अब अलग अलग करना है मुझे, तो क्या हुआ, छान लेंगे। छान कर हम लोग अलग कर सकते हैं भाई, चाय पत्ती अलग हो जाएगी, घुला हुआ पानी जो चीनी होगी वो अलग हो जाएगी इसमें। तो छानना जो होता है विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा निथारना विधि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि रेत आपने देखा होगा, रेत क्या होता है, अघुलनशील होता है, वो बैठ जाता है तल में बैठ जाता है बर्तन के, और उसके बाद हम उसको पानी को ऊपर से निथार लेते हैं। तो निथारने का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अवयव तैरता हो दूसरा डूब गया हो, देखिए तैर रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई दाल है हमने भिगा दी, उस दाल में जो ऐसे दाने होंगे जो खोखले होंगे, वो ख़राब होंगे, वो तैरने लगेंगे, उनको हाथ से भी हम बीन कर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या ऊपर चलने की मदद से हम उसको उठा के भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे दूध आपने देखा होगा, दूध से हम मक्खन को निकालते हैं तो उसमें अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। हम मथनी की सहायता से हम उसको मथ लेते हैं तो उसमें मक्खन के कण तो ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हल्के वाले जो मक्खन के कण हैं उनको हाथों से निकाल के हम बाहर कर लेते हैं। तो मक्खन इस प्रकार से बनाया, तो अपकेंद्रण विधि का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये सब तमाम तरीके हैं जिसके द्वारा हम अवयवों को, एक अवयव को दूसरे अवयव से पृथक्करण करते हैं। चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें कैसे पृथक किया। देखिए कितना आसान है, चीनी का शरबत है, उसमें लकड़ी के कोयले के कुछ टुकड़े मिला दिए गए। आप क्या करेंगे उसको, भाई चीनी तो घुल गई है, चीनी तो निकलेगी नहीं, उसको छान लेंगे, जो हमारे पास छलनी होगी उसकी सहायता से वो छान लेंगे, बस ये हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में अंतर क्या होता है। देखिए बहुत ही आसान अंतर होता है। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के कणों से मिलके बनते हैं वो, ठीक है ना। और उनके कण क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से जब मिलके बनेंगे तो वो हमें नज़र भी नहीं आएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में अंतर। पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ की, तो बच्चों शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलके बनते हैं, परमाणुओं से मिलके बनते हैं। और अशुद्ध पदार्थ हमारे क्या होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से, अणुओं से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में अंतर था जो मैंने आपको बताया। अगला देखिए, समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं बच्चों। समांगी मिश्रण जो होते हैं, मिश्रण दो प्रकार के हमने बताया था आपको, और मिश्रण के अंदर हम उनके जो अवयवी तत्व होते हैं उनको हम देख सकते हैं, यानी जिससे मिश्रण मिलके बनता है, जिन घटकों से मिलके बनता है बच्चों, उसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, उनको अलग भी कर सकते हैं, पृथक भी कर सकते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें समान रूप से उसके अवयवी तत्व क्या होते हैं वो वितरित हो जाते हैं, यानी वो आपस में पूरी तरह से समा जाते हैं। समांगी का मतलब समान रूप से समा जाना। तो जैसे कि यदि हम उदाहरण लें चीनी और चीनी का शरबत, तो क्या होता है, चीनी का शरबत जो होता है उसमें चीनी के जो कण होते हैं वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और उनको हम नहीं देख सकते। जबकि विषमांगी मिश्रण यदि हम लें, जिसको हम इंग्लिश में हेट्रोजीनियस बोलते हैं और समांगी को होमोजीनियस बोलते हैं। तो विषमांगी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, थोड़ी बालू ले ली और लोहे की छीलन ले ली, आपस में मिला दिया उसको। तो जब आप दोनों को मिला देंगे तो दोनों को अलग अलग आप देख सकते हैं और इनको आप आराम से पृथक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या है कि जो हमारे दो या दो से अधिक अवयव जो इसमें उपस्थित होते हैं और उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और विषमांगी मिश्रण क्या, जिनमें दो या दो से अधिक अवयव पदार्थों से मिलके बनते हैं, अवयवों से मिलके बनते हैं और इनको हम अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और एक चीज़ और होती है इन दोनों में, एक अंतर और है कि जो हमारे समांगी मिश्रण हैं उसमें क्या होते हैं, सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे चीनी और पानी वो समान रूप से वितरित हैं इसलिए वो नज़र नहीं आ रहे।
लेकिन बिस्मांगी मिश्रण में क्या होता है, जो अवयव होते हैं सभी वो समान रूप से वितरित नहीं होते, यानी जो उसमें जो घटकों से मिलके बना है वो समान रूप से वितरित नहीं होते। दो शुद्ध पदार्थों के नाम बताइए। देखिए शुद्ध पदार्थ वो हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बनते हैं, सोना, चांदी, है ना, चीनी, ये तमाम जो है शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। तो आपका जो है सोना जो होता है उसमें क्या होता है, सोने के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, चांदी के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं बच्चों, कॉपर के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं जिससे वो मिलके बनता है। तो ये हमारे कुछ शुद्ध प्रकार के जो है उदाहरण हैं, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बनते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक्करण की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए अपने घर में आप जो है कोई भी पृथक्करण की विधि बना सकते हैं, जैसे चाय पत्ती को हम लोग अलग करते हैं, चाय बनाते हैं, तो ये आप बना सकते हैं आराम से घर में इसका इस्तेमाल करके, कि उसको आप जो है इस पृथक्करण विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में। करते कि नहीं करते बच्चों? हम लोग करते हैं, तो इसका हम चित्र बना सकते हैं। देखिए क्रोमेटो विधि का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। देखिए क्रोमेटोग्राफी विधि का जो है मेन प्रयोग हमारा यही है कि हम जो है इसमें रंगों को पृथक करके, यानी रंगों को पृथक करने की विधि है, ये पृथक्करण करने की विधि को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। यानी कि कोई रंग में यदि हमें देखना है कि ये रंग कितने रंगों से मिलके बना है, क्योंकि हमें जब कोई रंग दिखता है तो हमें लगता है कि ये रंग जैसे नीला है, या फिर मान लो गुलाबी रंग है, या फिर कोई आपका जो है मैजेंटा कलर है, ठीक है, या फिर ब्लैक कलर है, ये जितने भी रंग हमें दिखते हैं आसपास में, येलो कलर है, ये हमें लगता है कि ये कलर जो है सिंगल एक कलर है, हमें मूल कलर दिखाई देता है, ये ऐसा था, ये मूल कलर है, यानी मूल रंग यही है। लेकिन क्या होता है वास्तव में ये एक रंग कई रंगों से मिलके बना है। जैसे कि हमारी जो रोशनी है वो सफ़ेद दिखती है, लेकिन ये कई रंगों का मिश्रण है, यानी 7 रंग इसमें हम इसमें देख सकते हैं प्रिज्म की सहायता से, विवग्योर जैसे हम इसको बोलते हैं। तो 7 रंगों का मिश्रण है जो सफ़ेद रोशनी होती है। इसी प्रकार से रंग जो होते हैं वो बच्चों कई रंगों से मिलके बनते हैं एक रंग, तो उसको पृथक्करण तरीके से देखना, अलग अलग देखने की विधि जो है फोटोक्रोमेटोग्राफी, यानी इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। फोटोक्रोमेटोग्राफी नहीं बोलते, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमेटोग्राफी, यानी रंग के पृथक्करण की विधि को क्रोमेटोग्राफी विधि कहा जाता है। बस एक लाइन में इसको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए ये था आपका आज का पूरा अभ्यास, जिसको ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा, और फिर भी यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे जो है ज़रूर पूछना। मैं आपके हर एक प्रश्न को बच्चों गंभीरता से लेता हूँ, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना ताकि मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे सकूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।